हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको वेंडिगो को देखे जाने की कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये औरल नाम के एक शख्स के साथ घटी है जिसने वेंडिगो को देखा था। औरल का ये कहना था कि वेंडिगो उसकी जान लेने वाला था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और अब आगे की जो भी घटना घटी थी मैं आपको औरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम औरल है और ये घटना मेरे साथ कैनेडियन माउंटेन्स के वुडी एरिया में घटी थी। वो पहाड़ जिनमें दूर दूर तक जंगलों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उनके कुछ हिस्से में कुछ ऐसे जंगल आते थे जो पहले कभी हरे भरे हुआ करते थे। अब उन जंगलों के पेड़ एकदम सूख चुके हैं, जैसे कि अब उनमें किसी तरह की कोई जान ना बची हो। जब भी बर्फ पड़ती है तो पेड़ की वो सूखी हुई टहनियाँ बर्फ से ढक जाती हैं, और रात में जब जोरों से हवा चलती है तो वही टहनियाँ एक दूसरे से टकरा के एक अजीब सा आवाज पैदा करती हैं। वो सूखी हुई टहनियों की आवाज और चलती हुई वो हवा, बर्फ से ढकी हुई वो टहनियाँ, ऐसा लगता था कि सैकड़ों जानवर आपस में खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। मैं औरल वहां पर कैंपिंग करने के लिए गया था, अकेले। मुझे अकेले कैंपिंग करना बहुत पसंद था। मैं उन पेड़ों के बीच में अकेले कैंपिंग करने कैसे पहुंचा, ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। दरअसल मैं रास्ता भटक गया था। मैं कनाडा के उन एरिया में कैंपिंग एरिया में ही गया हुआ था, लेकिन तभी मैंने ज़्यादा नशा कर लिया था। अपना कैंप सेटअप नहीं किया था और कई टीम के साथ ग्रुप के साथ कैंपिंग करने के लिए गया था। जब मैं वहाँ पर कैंपिंग करने पहुँचा था तो मेरे साथ करीबन 15 से 20 लोग थे। सब सोलो कैंपिंग करने आए थे, कोई किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन जब धीरे धीरे लोग साथ में कैंपिंग करते थे तो फिर दोस्ती बढ़ा करती थी और लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलता था। हर बार मैं यही करता था, सोलो कैंपिंग। लेकिन इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था। वहीं पे कुछ देर के लिए बैठ गया। पूरी टीम आगे निकल गई और उन्हें पता भी नहीं चला था कि मैं पीछे छूट गया हूँ। मैं उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहा था, बुला रहा था, लेकिन नशे की वजह से मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गया था। मुझे हल्की फुल्की नींद भी आ रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को फिर से उठाया, चलने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ, लेकिन मैं जंगल के किसी दूसरी साइड जा रहा था, उस तरफ जहाँ पर पेड़ सूखे हैं। सब कुछ एकदम अंधेरे में डूबा हुआ है। किसी भी प्रकार की, किसी भी जानवर की कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी। सब कुछ सूखा था। हरे हरे पेड़ के वो पत्ते धीरे धीरे कब सूखे टहनियों में और उन आवाज़ों में बदल गए जिनको मैंने कभी पहले सुना भी नहीं था। पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे ये तो पता चल रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मैं अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था। मैं रास्ता काफ़ी ज़्यादा भटक गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है। थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ दिखा जो कि पूरा सूखा हुआ था। उसी बड़े से पेड़ की जड़ों के पास मैं जाकर बैठ गया। अपने बैग से पानी की एक बॉटल निकाली और उसको पिया। थोड़ी देर तक वहीं पर आराम किया। उस वक्त समय क्या हो रहा था मुझे ये नहीं पता थी, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि सूरज बस ढलने ही वाला था। अंधेरा होने में शायद अभी भी 1 से 2 घंटे बाकी थे। मैं सो गया और जब मेरी आँख खुली तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ एक पेड़ टूटने की थी। पेड़ की बड़ी सी टहनी टूट के गिरी थी कहीं पर, और उसी टहनी की आवाज़ से मैं उठा था। जब मैं उठा तो वो सूरज जो कि मेरे सामने मद्धम मद्धम होकर डूब रहा था वो गायब हो चुका था और पूरे आसमान में अंधेरे ने कब्जा कर लिया था। वो पेड़ मुझे दिखाई दे रहे थे। चांद की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि वो सारे पेड़
खामोश होके बस मेरी ही बातें कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरी दुनिया में मैं अकेला हूँ। एक भी आवाज़ नहीं, रात के उन कीड़े मकोड़ों की भी नहीं जिनकी आवाज़ अक्सर आया करती है, ना जुगनू। बस एक ठंडी सर्द हवा चल रही थी जो कि मेरे गर्दन से होते हुए गुजर रही थी। मेरा गला सूखता जा रहा था, अजीब सा लग रहा था। धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। अपने बैग से सारा सामान निकाला, किसी तरह आग वहां पर जलाई। उस वक्त शायद शाम के 8 या 9 बज रहे थे। कैंप सेटअप कर लिया था मैंने। आग जला के वहीं पर बैठा हुआ था। खाने के लिए जो चीज़ें लाया था उसको निकाल के उसी आग में सेक के खा रहा था। थोड़ा अजीब लग रहा था, पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन धीरे धीरे मुझे अच्छा भी लगने लगा था, क्योंकि मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा था। पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और मैं सो गया। और उसके बाद मेरे साथ जो घटना घटी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उस शांत अंधेरी रात में मुझे किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और वो चिल्लाने की आवाज़ किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक जानवर की आवाज़ थी, एक जंगली वहशी जानवर। उसकी आवाज़ को सुन के मेरी आंखें खुल गई थी। मेरा पूरा नशा गायब हो चुका था। अजीब सा डर पूरे शरीर में फैल चुका था। मैं तुरंत अपने कैंप से बाहर आया। आग जो कैंप के बाहर मैंने लगाई थी वो बुझ चुकी थी। टॉर्च निकाल के फिर मैंने चारों तरफ देखने की कोशिश की। अंधेरा था। वो पूरा जंगल, मैं, मेरा कैंप, सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। और उसके चिल्लाने की आवाज़ मुझे दोबारा आई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से बाहर निकलूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसकी आवाज़ की तरफ मैं अपने आप खींचा चला जा रहा था। वो आवाज़ अंदर जंगलों से ही आ रही थी। टॉर्च लेते हुए उस अंधेरे घने जंगल की तरफ जा रहा था। अंदर से बड़ी इच्छा हो रही थी देखने की आखिर ये आवाज़ थी किसकी। जब मैं अंदर पहुंचा तो कई घने पेड़ों का एक समूह था। उनमें कुछ पेड़ों में पत्तियां भी निकली हुई थी और कुछ पेड़ एकदम सड़े गले थे, जैसे कि उनमें कभी जान ही नहीं थी। उस जगह को देख के ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। पानी का एक छोटा सा दलदल भी बना हुआ था। शायद बारिश का पानी वहां पर जमा होने की वजह से वो गंदा काई भरा बदबूदार दलदल बन चुका था। उसके बीचों बीच लकड़ियों का एक बड़ा सा समूह था, मतलब पेड़ों का एक गंदा सा झुंड जो कि सूखे हुए थे। उनमें गंदी सी काई लगी हुई थी। उनकी टहनियां बड़ी ऊंची और पतली थी। चांद दूसरी तरफ था। उनकी टहनियों के बीच से चांद को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको किसी पिंजड़े में बंद किया हुआ है। इतना घना था सब कुछ। मैं वहीं दूर खड़ा होकर उस दलदल को देख रहा था। मुझे इतना तो पता चल गया था कि उस अजीब सी चीज की आवाज उन्हीं घने टहनियों वाली घने अंधेरे पेड़ों के पीछे से ही आ रही थी। मैं वहीं पर ही चुपचाप बैठा हुआ था, उसके आने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे वहां पर ठंड और बढ़ रही थी। पता नहीं अचानक से कैसे ठंड आ गई। उस वक्त वहां पर गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उस काई भरी झील के पास पहुंच रहा था, बदबू और ठंड बढ़ती चली गई थी और अजीब सी मांस की सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने अपने टॉर्च को बंद कर दिया था और फिर एक ऐसी चीज देखी जिसको देखने की मैंने कभी भी इच्छा नहीं की थी, और ना ही मैं चाहता हूं कि मैं भविष्य में कभी उसे देखूं या फिर कोई और उसे देखे। एक अजीब सा जानवर उसी पेड़ के पास बैठा हुआ था, उसी झील के अंदर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो जानवर था, इंसान या राक्षस, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो वहीं पर ही बैठा देख रहा था, मुझे नहीं, उस झील के अंदर। और पेड़ के बगल में बैठ के फिर से दोबारा वो चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज से मेरा गला पूरा सूख चुका था। मैंने अपनी सांस भी लेना एकदम बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उसे मेरे सांस भी लेने की आवाज सुनाई दे जाए। मैं उसे देख रहा था। वो एक अजीब सा जानवर था, लंबे नुकीले पैर, मुंह एकदम अजीब सा, छाती सड़ी हुई थी जिसमें से मांस के लोथड़े टपक रहे थे। वो वहां पर क्या कर रहा था, कहां से आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता। चारों तरफ जहां पर वो बैठा हुआ था जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, हड्डियां, मांस और कई आधे अटकटे मरे हुए जानवर। लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था जैसे कि वो कई सालों से भूखा हो। वो मांस के टुकड़ों में से कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या। कुछ हड्डियों के टुकड़े, उनको वो बार बार मुंह में डाल के
बाहर की तरफ फेंक रहा था। वो भूखा था और मुझे साफ साफ पता चल रहा था। वहां पर अजीब सी आवाजें आ रही थी मेरे कानों में, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा हो, लेकिन मुझे पता था वहां पर कोई भी नहीं था। उसको मेरे वहां पर होने का एहसास पता नहीं कैसे हो गया था। वो चारों तरफ मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं एक झाड़ी के पीछे छुपा था। शायद वो वहां पर मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि वो जान चुका है कि यहाँ पर कोई है। वो किसी तरह अपने एक एक कदम मेरी तरफ ले रहा था और मैं उसी डर के हिसाब से अपने कदमों को पीछे ले जा रहा था। उसे साफ साफ पता चल गया था कि मैं वहीं पर हूँ। मेरी उसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, करीबन 10 यार्ड की ही थी। लेकिन तभी अचानक मेरी किस्मत अच्छी थी, उसके पीछे से एक जानवर गुजर के गया। पतला सा कोई जानवर था, पता नहीं क्या था, पर मैंने उस जानवर की परछाई देखी थी। वो 4 पैरों पर भागते हुए जंगल की एक तरफ से दूसरी तरफ गया और मैंने उसे देखा। उसकी आवाज़ उस क्रीचर ने भी सुनी और वो भी पीछे घूमा। चिल्लाते हुए वो भी क्रीचर उस जानवर के पीछे जंगल की तरफ चला गया और फिर उस क्रीचर ने उस जानवर को पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने उसे 2 टुकड़ों में एक ही बार में फाड़ दिया और उसे खाने लगा। वो खौफनाक दृश्य आज भी मेरी आंखों में बसा है। जब मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। वो क्या था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन अब मैंने अपना समय वहाँ पर बर्बाद नहीं किया। मैं चुपचाप अपने कदम को एक एक करके पीछे की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उस जानवर की भूख अंतहीन है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। मैं अपने कैंप के पास पहुंचा, लेकिन फिर भी मुझे उस जानवर के चिल्लाने की और चलने की आवाज़ आ रही थी। हड्डियों के टूटने की आवाज़ आ रही थी, उसके मांस को खाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला, अपने कैंप का जितना भी हिस्सा हो सके उसे पैक किया और चुपचाप जंगल के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसी तरफ जिस तरफ से मैं आया था। वो जंगल पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सूखे पत्तों की आवाज़ मेरे पैरों से और ज़्यादा तेज़ हो जा रही थी, लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा था कि उसको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे। लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है। मैं बार बार पीछे की तरफ पलट के देख रहा था। हालांकि वो पूरा अंधेरा जंगल डूबा हुआ था शांति में, लेकिन उस क्रीचर का डर मेरे अंदर इतनी बुरी तरीके से बस गया था कि मुझे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि वो झाड़ियों में से मुझे देख रहा है। और फिर मैं धीरे धीरे सूखे पेड़ों के उस जंगलों से बाहर आ गया और दोबारा उसी तरफ चला गया जिधर से मैं आया था। उस जंगल में दोबारा जाके मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। जब मैंने उस हरे भरे जंगलों से दोबारा उन सूखे जंगलों की तरफ देखा तो बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। वो क्रीचर उसी में रहता है। रात में उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस जंगल तक आती है, लेकिन वो उन सूखे जंगलों से कभी बाहर नहीं आता। लेकिन वो एक दिन ज़रूर आएगा जब उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके शिकार कम होते जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा होश में आया। मैंने किसी तरह उस हरे भरे जंगल में रात गुजारी और फिर दिन में मैं दोबारा अपने कैंपिंग एरिया की तरफ रास्ता ढूंढते हुए चला गया। और इस हादसे के बारे में अगर कोई भी मेरे को मिला तो मैंने उसे ज़रूर बताया और सबसे यही बोला कि गलती से भी भूल के उस सूखे पेड़ों वाले जंगलों में ना जाए, क्योंकि वो क्रीचर वहाँ पर भूखा बैठा अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो को देखे जाने की एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ, लेकिन ये दूसरी घटना स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता दूँ कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आगे जब भी कोई नई घटना लेकर आऊँ तो उनको पता चल जाए। अब आते हैं आज की दूसरी घटना पर। ये दूसरी घटना रॉमस नाम के एक आदमी के साथ घटी है। उसने वेंडिगो को देखा था। उसका कहना था कि वेंडिगो उसको मारने वाला था, लेकिन उसकी किस्मत थी कि वो बच गया। अब आगे की घटना मैं आपको रॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रॉमस है। मुझे हॉर्स राइडिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाल ही में मेरे घर के फार्म हाउस की कुछ ही दूरी पर एक नया हॉर्स राइडिंग क्लब खुलने वाला था। मुझे बचपन से हॉर्स राइडिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं अपने दादा के साथ जाता था तो उनके घर के पास में जो हॉर्स राइडिंग क्लब बना था, पूरा दिन वहीं पर ही हॉर्स राइडिंग किया करता था। उन्होंने मुझे एक मेंबरशिप दिला रखी थी, लेकिन फिर किसी कारणवश वो क्लब बंद हो गया। उसके बाद मेरे हॉर्स राइडिंग की हॉबी ख़त्म हो गई। ये बात तब की है जब मैं करीबन 15 साल का था।
आज मेरी उम्र 28 वर्ष की है। घर के पास जब ये हॉर्स राइडिंग क्लब खोला था तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब मैं अपनी ये हॉबी दोबारा चालू कर सकता हूँ। मैंने इसके बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताया था। उन्होंने मुझे बोला भी था कि अब मैं इसको ना करूँ, लेकिन मुझे हॉर्स राइडिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मन था। दरअसल मेरे एक पैर में चोट लग गई थी एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से मुझे रनिंग या फुटबॉल खेलना या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलना बिल्कुल भी मना था, जिसकी वजह से मेरे पैरों पे प्रेशर आए। और हॉर्स राइडिंग में पैरों पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आता था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात ना मान के हॉर्स राइडिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया। करीबन 2-3 महीने तक मैंने वहाँ पर खूब हॉर्स राइडिंग की। हालांकि उस वक्त मैं काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखता था कि मेरे पैरों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। वहाँ पर मुझे एक घोड़ा मिला था, मैंने ही उसे बुक किया था। मैं जब भी राइडिंग क्लब में जाता था तो मुझे वही घोड़ा दिया जाता था। मेरी उस घोड़े से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। मैं घंटों तक हॉर्स राइडिंग किया करता था जब भी मुझे टाइम मिलता था। एक बार मैंने राइडिंग क्लब से परमिशन ले ली थी और मैं हॉर्स को क्लब के बाहर ले जाना चाह रहा था। उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे, लेकिन फिर बाद में मुझे किसी तरह परमिशन मिल गई थी। मैं बस उसको हिली एरियाज़ की तरफ ले जाना चाह रहा था, चूँकि वहीं फार्म हाउस के थोड़ा सा पीछे पड़ता है। वहाँ पर मैं ले जाके उससे ट्रैवल करना चाह रहा था और फिर मैं उस हॉर्स को सारी परमिशन के हिसाब से लेके चला भी गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया था वो। मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक उसके साथ रहा, लेकिन राइडिंग करते वक्त मुझे पता भी नहीं चला। मैं एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल आया था। समय का भी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। दिए गए टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा लेट था। अगर मुझे लेट हो जाता तो फार्म हाउस के लोग और क्लब के लोग मुझे ढूंढने के लिए चले आते। मुझे लौटने में थोड़ा सा लेट हो गया। शाम भी लगभग होने ही वाली थी। पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। रात का और सुबह का हल्का सा बीच का माहौल था। सूरज लगभग डूबने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसकी हल्की फुल्की रोशनी पहाड़ों के उछले हिस्से पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से नीचे हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं किसी तरह उसी एरिया से धीरे धीरे आगे जा रहा था। तभी मैंने देखा कि रास्ते में जाते वक्त दूर एक अजीब सा क्रीचर भागते हुए रोड के बीच में आ रहा है। उसकी वो आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दी थी। मैं उसी तरफ देखने लगा था। मैं उसी रोड की तरफ जा रहा था, जो कि एक कच्ची सी रोड थी, जिसको पार करने के बाद मेन रोड चालू हो जाती है। वो भी पहाड़ों के अंदर से, जंगलों से निकल के उसी रोड की तरफ काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में भागते हुए आ रहा था। उस वक्त मेरी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मैं एकदम नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागते हुए आ रहा था। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो चीज़ है क्या। क्या मेरा कोई वहम है, या फिर शायद मैं देखने में किसी तरह की कोई गलती कर रहा हूँ। लेकिन वो एक क्रीचर था, वही क्रीचर जिसको लोग वेंडिगो कहते हैं। मैंने पहले भी उसके बारे में सुना है। कहा जाता था कि उसको उस एरिया में कई बार देखा गया है, लेकिन मुझे लगा कि वो एक अफवाह है। लेकिन मैंने उसे देखा। मैं चुपचाप वहीं पर ही खड़ा हो गया था। मेरा जो घोड़ा था वो सफ़ेद रंग का था, इसलिए हल्के फुल्के अंधेरे में उसकी चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने शायद उसे देख लिया था। पहले मैं वहीं पेड़ के नीचे चुपचाप उसको लेकर खड़ा था। कुछ भी नहीं हुआ। वो दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपना रुख हमारी तरफ मोड़ दिया, और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और फिर वो भागते हुए हमारी तरफ ही आ रहा था। मैंने तुरंत अपने घोड़े को भगाना चालू किया और दोबारा जंगलों की तरफ ही जा रहा था, और उसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। इतना दूर होने के बावजूद भी वो हमारे इतना करीब आ जाएगा, हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसके बाद हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई, किसी तरह दूसरे रास्ते में गए, जंगलों के अंदर से होते हुए पेड़ों के बीच से। कटीली नुकीली झाड़ें मेरे और घोड़े के शरीर को हल्का फुल्का नुकसान भी पहुंचा रही थी, लेकिन हम किसी तरह उस जंगल के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उस क्रीचर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी। घोड़ा भी समझ गया था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन मैं किसी तरह उसको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा था जिधर मुझे जाना था। जंगल को पार करते हुए हम किसी तरह उस एरिया में पहुंच गए जहां से हम जंगल की तरफ एंटर हुए थे। वो क्रीचर, यानी कि वो वेंडिगो, उतनी ही तेजी से भागते हुए जंगल के बाहर आया। मैंने काफ़ी रफ्तार में घोड़े को भगाया, और अंधेरा लगभग होने ही लगा था। उसकी वजह से हल्के फुल्के पत्थर और झाड़ियां हमें दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी रफ्तार में हम कभी आज तक नहीं भागे। अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी
मैंने कभी भी इतनी तेज़ कभी राइडिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से घोड़े को थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। आगे जाके एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें मैं और घोड़ा दोनों लोग गिर गए और उसको और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। लेकिन वो क्रीचर पीछे से गायब हो गया। कहाँ गया हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। लेकिन हमें चोट तो लगी, लेकिन हमारी जान बच गई। वो क्रीचर हमें मार डालता। राइडर क्लब वाले भी हमें ढूंढ रहे थे। घोड़े को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। मैंने उसे किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकाला और उसको लेके राइडर क्लब की तरफ जाने लगा। मैं बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा ना वो क्रीचर दोबारा आ जाए, इसलिए जितनी तेज़ी से हो सके मैं दोबारा क्लब की तरफ जा रहा था। मेरे पैरों से और ज़्यादा खून बह रहा था क्योंकि मेरे पुराने जख्म फिर से निकल आए थे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी चलने में और घोड़े की भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। क्लब में पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। क्लब वालों ने भी हमें ढूंढ लिया और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो घोड़े को और मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिला, लेकिन उसका बहुत ही गंदा परिणाम हुआ। मेरी राइडिंग क्लब की फ़ीस वापस कर दी गई और मेरी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। क्लब वालों को लग रहा था कि मैंने उनकी प्रॉपर्टी यानी कि वो घोड़ा उसे डैमेज किया है, जिसके लिए मुझे हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ी। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उनको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं दिए गए समय पर वापस नहीं आया था और आया भी तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में। घोड़े का भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफ़ी महीनों तक रनिंग भी नहीं कर पाया था और जिससे क्लब वालों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। ये हादसा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। करीबन 2 महीने तक मैं भी हॉस्पिटलाइज था क्योंकि मेरे दोबारा पैरों की सर्जरी हुई थी। उस घटना के बाद से मैंने कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं की और मेरी ये हॉबी भी एकदम बंद हो गई। लेकिन ये घटना मुझे जीवन भर याद रहेगी क्योंकि मैंने अपनी मौत को अपने सामने देखा था और वो एक वेंडिगो बन के आया था। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको घटनाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको घटनाएं पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।